नमस्कार और स्वागत है आप सबों का ज्ञान जंक्शन चैनल पे। आज के चर्चा का विषय है सीएनटी एक्ट यानी कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। तो समझते हैं कि कैसे विद्रोह से जन्मा एक ऐसा कानून जो 100 साल से भी ज्यादा होने के बाद भी जमीनों की रक्षा कर रहा है। तो इसके दिलचस्प तथ्यों को खंगालते हैं और सीएनटी कानून की बारीकियों को समझते हैं और इनकी जड़ों तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वो हालात क्या थे, संकट क्या थे जिन्होंने उस बड़े विद्रोह को जन्म दिया। तो इतिहास के उस टाइमलाइन पर मुड़कर देखते हैं। 1793 ईस्वी में आया परमानेंट सेटलमेंट एक्ट यानी कि स्थायी बंदोबस्ती, जिससे बाहर के जमींदार आ गए। फिर 1850 से 1890 के बीच साहूकारों और बाहरी लोगों ने जमकर सब जमीनों पर कब्जा किया और इसका नतीजा 1899 में हुआ बिरसा मुंडा का वो महान विद्रोह जिसे उल गुलान भी कहते हैं। इसी विद्रोह ने ब्रिटिश सरकारों को इतना हिला दिया कि उन्हें कोई ठोस कानूनी कदम उठाना ही पड़ा। इसी विद्रोह ने सीएनटी एक्ट की पृष्ठभूमि तैयार की, एक कानूनी ढाल तैयार की गई ताकि जमीनों पर बाहरी कब्जे को रोका जा सके। और वो तारीख थी 11 नवंबर 1908। इसी दिन सीएनटी एक्ट लागू हुआ था। तो ये कानून था क्या? सीधी सी बात है, छोटा नागपुर के आदिवासियों के जमीनी हकों को बचाने के लिए बनाया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों के हाथों में जाने से रोकना। और इसे तैयार करने में फादर जॉन हैपमैन का बहुत बड़ा हाथ था। लोगों के लिए ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, ये एक तरह से जंगल और जमीन को बचाने की गारंटी थी, एक शांति संधि थी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आते हैं सीएनटी कानून की उन धाराओं पर जो इसकी असली ताकत है। तो इस कानून का असली ताकत और दिल है सेक्शन 46। अगर इस पूरे एक्ट में से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो यही सेक्शन है। अब इस टेबल को देखते हैं। इस कानून को बेहतर समझ के लिए, अगर कोई अनुसूचित जनजाति एसटी सदस्य है तो वो अपनी जमीन उसी थाना क्षेत्र के किसी दूसरे एसटी सदस्य को ही बेच सकता है और उसके लिए भी डिप्टी कमिश्नर की परमिशन लगेगी। मतलब जमीन को बाहर जाने से रोकने के लिए एक तरफ का लॉक लगा दिया गया। लेकिन सोचिए, अगर कोई इन नियमों को तोड़ दे और गैर कानूनी तरीके से जमीन ले तब क्या होगा? यहीं पर काम आता है सेक्शन 71A। ये सेक्शन 71A जो 1969 में जोड़ा गया है, ये डीसी को भरपूर पावर देता है। अगर कोई जमीन सेक्शन 46 का उल्लंघन करके ट्रांसफर हुई है तो डीसी उस पर कब्जा किए हुए सदस्य को हटाकर जमीन वापस उसके असली आदिवासी मालिक को दिला सकता है। मतलब सीएनटी एक्ट का इन्फोर्समेंट वेपन है इस धारा। असली ताकत यहीं से आती है। अब सेक्शन 49 एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश करता है और ये कहता है कि हाँ, आदिवासी जमीन को इंडस्ट्री, माइनिंग, स्कूल या हॉस्पिटल जैसे पब्लिक वेलफेयर के लिए गैर आदिवासी को दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सरकार की तरफ से कड़े प्रावधान है। यही वो सेक्शन है जिस पर सबसे ज्यादा बहस और विवाद है, विकास बनाम संरक्षण की। तो कानून तो बन गया, लेकिन 100 साल के बाद यह कानून कितना प्रासंगिक है और कैसे काम कर रहा है, क्या है इसकी असली विरासत और क्या है आज की चुनौतियां। ये भी जानना महत्वपूर्ण है कि यह कानून किस क्षेत्र में लागू होता है। तो यह कानून झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र व पलामू प्रमंडल में लागू होता है। आज के परिदृश्य को देखें तो पता चलता है कि गैर कानूनी तरीके से जमीन खरीदने की कोशिश होती है। माइनिंग इंडस्ट्री का दबाव लगातार बना हुआ है और जब भी सरकार इस पर बदलाव की कोशिश करती है तो बड़ा विरोध प्रदर्शन होता है। मतलब सीएनटी एक्ट आज भी एक जीवित कानूनी ढाल है और सुरक्षा कवच है आदिवासियों के जमीन के लिए। इस सीएनटी एक्ट में कुल 271 धाराएं हैं और 3 धाराएं तो अति महत्वपूर्ण और पावरफुल भी हैं। वो है सेक्शन 46 जो जमीन बेचने पर रोक लगाता है, सेक्शन 71 ये जो गैर कानूनी जमीन खरीद को वापस दिलाता है और सेक्शन 49 विकास के लिए गैर आदिवासी को जमीन दिए जाने की वकालत करता है। ये तीनों धाराएं इस सीएनटी कानून की नींव हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा गया है। इसका मतलब इस पर न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा और आसानी से इसे बदला भी नहीं जा सकेगा। तो आखिर में इस चर्चा को एक गंभीर मुद्दे पर खत्म करते हैं
कि अंग्रेज के काल में बना यह कानून आज के भारत के लिए कितना प्रासंगिक है। क्या ये एक सुरक्षा कवच है आदिवासियों को जमीनी हकों के लिए, या फिर ये विकास की राह में एक बाधा है? आपको क्या लगता है, जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।